तो 8 बज चुके हैं और आज का एजेंडा में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और अब नज़र है अगले टेस्ट मैच पे सबकी, और इसीलिए टीम इंडिया की खबर लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं कि टीम जो है वो केप टाउन पहुंच चुकी है अपने ये सीरीज डिसाइडर मैच के लिए, टेस्ट मैच के लिए। और गगन सर है मेरे साथ, दीपक है मेरे साथ, और छुट्टी वाला दिन है इसलिए माहौल थोड़ा सा क्या कहते हैं, लाइट वीकेंड जी मोड। तो बिल्कुल, लेकिन वही है सर कि अब पहुंच चुकी है टीम। क्या होगी यहाँ से तैयारी, क्या बदलाव आप देख रहे हैं दीपक? इसी सब पे आज का एजेंडा हम करने वाले हैं, यही सब डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीम से, विराट कोहली की क्या वापसी होगी या नहीं होगी, और सामने वाले खेमे से भी कुछ खबरें हैं, थोड़ी खलबली उधर भी दिख रही है, उसको भी आपको बताएंगे कि किसने क्या बयान दिया है। और सबसे पहले गगन सर, केप टाउन पहुंचने की तस्वीरें अभी राशिका ने दिखाई और टीम बस दिखाई, उसके बाद खिलाड़ी उतरते हुए, टीम होटल जाते हुए। जाहिर सी बात है कि टीम अभी मैदान में आज नहीं गई होगी और जाएगी, कल टीम जाएगी, प्रैक्टिस करेगी, वहाँ की पिच देखेगी, कंडीशंस देखेगी, किस तरह की कंडीशंस रहती हैं। वेदर अपडेट रहेगा कि क्या इस बार भी कोई बारिश का खलल हमें वहाँ देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा नज़रें अब इस बात को लेकर हैं दोनों खेमों की कि क्या विराट कोहली इस मैच में खेलेंगे, क्या बतौर कप्तान उनकी अब वापसी होगी, और अगर उनकी वापसी होगी तो जाहिर सी बात है कि हनुमा विहारी को बाहर बैठना होगा। और मोहम्मद सिराज की फिटनेस रिपोर्ट भी एक आध दिन में क्लियर होगी कि मोहम्मद सिराज क्या खेलने की स्थिति में होंगे इस टेस्ट मैच को, और अगर वो नहीं खेलेंगे तो क्या उमेश यादव या फिर ईशांत शर्मा उनकी जगह आपको 11 में दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि अगर वो सिराज नहीं खेलेंगे तो शायद आप ईशांत की जगह बल्कि उमेश को। लेकिन सर ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे राहुल द्रविड़ की पीसी से ही अगर कुछ चीज़ें निकाली जाए, जिसमें पहला तो उन्होंने तारीफ की हनुमा विहारी की, यार हनुमा विहारी ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। पहली इनिंग में तो चलो उनका कुछ एक्सेप्शनल ऐसा कैच पकड़ा कि जिसमें उनकी गलती नहीं थी, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की। तो इसका मतलब ये है कि यार हनुमा विहारी के उस प्रदर्शन को जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो आप एटलीस्ट मौका दीजिए उनको तीसरे टेस्ट में। हनुमा विहारी की क्या गलती है सर? एक साल पहले आपको याद होगा सिडनी में किस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस किया, मैच बचाया, उसके बाद एक साल बाद जब मौका मिला तब उन्होंने इस तरह का परफॉर्मेंस किया। तो आपकी अगर बल्लेबाजी कमजोरी रही है, आप अगर साउथ अफ्रीका को पिछले मुकाबले में 300 रन का टारगेट दे पाते, 300 रन तक पहुंच पाते, आपकी बल्लेबाजी जिस तरीके से फ्लॉप हुई, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि यार चलो मोहम्मद सिराज गए, कोई बात नहीं। शार्दुल ठाकुर ने उस मैच में दिखाया कि 8 विकेट लिए, वो बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हम 3 पेसर रखें, 1 अश्विन रखें, और जो सिराज जा रहे हैं उनकी जगह हनुमा विहारी को टीम में मौका दे दिया जाए, तो उससे आपकी थोड़ी बैटिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी और आपके पास काबिलियत है, आपके पेसर्स के पास, जो विकेट ले लेंगे। लेकिन अब मन में फिर उसके साथ ये भी सवाल उठेगा कि क्या जिस तरीके से बुमराह और शमी ने बॉलिंग की, क्या उसको देखते हुए हम उन पे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि थोड़ा ऑफ कलर तो नजर आए थे, उस तरीके के बुमराह नजर नहीं आए जो देखे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं हनुमा विहारी वाली बात पे आती हूँ दीपक, गगन सर, उनके फेवर में एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी जाती है कि आपने उनको सडन मौका दिया, वो शायद प्रिपेयर्ड भी नहीं रहे होंगे या जो भी है। विराट कोहली एकदम से उनको बैक स्पैज्म होते हैं, वो नहीं खेलते हैं। आपकी फर्स्ट चॉइस तो श्रेयस अय्यर ही होते मेरे हिसाब से, कि अगर वो उनको वो स्टमक बग नहीं होता तो शायद श्रेयस अय्यर पहले खेलते हनुमा विहारी से, क्योंकि वो ऑफकोर्स यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करके गए थे घर पे। तो वैसे में आपने उनको डाला और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए भी वो उनको रिवॉर्ड किया जाना चाहिए। मुझे लगता है वो डिजर्व करते हैं अगला। और इवन राशिका, टेलेंडर्स के साथ बैटिंग करना आसान काम नहीं होता, और जिस तरीके से वो उस दिन टेलेंडर्स के साथ बैटिंग कर रहे थे, वो दिखा रहा था कि आपको छठे नंबर पे उसी तरीके का एक खिलाड़ी चाहिए जब आपके विकेट गिर जाते हैं। ऋषभ पंत आप जानते हैं कि यार वो छठे नंबर पे उनके लिए बहुत अर्ली हो जाता है, वो उस नंबर के बल्लेबाज नहीं है। आप उस दिन अनिल सर थे यहाँ पे, वो कह रहे थे कि यार टीम मैनेजमेंट उनको बताए कि आपको किस तरीके से खेलना है। तो क्या टीम मैनेजमेंट बताती नहीं होगी उनको? लेकिन क्या टीम मैनेजमेंट ये नहीं कहती होगी कि यार आपका रोल क्या है? लेकिन उनको भी पता है कि मेरा गेम वही है। अगर उन्होंने मैचेस जिताए हैं तो उसी गेम से जिताए हैं, और वो 7 नंबर पर फिट होते हैं। आपने देखा कि इंग्लैंड में भी जडेजा उनसे ऊपर आए हैं बैटिंग करने नंबर 6 पर। तो मुझे लगता है कि राशिका, अगर टीम इंडिया थोड़ा सा सेफ जाएगी ना, कई बार आपको थोड़ा सा इस तरीके के डिसीजन लेने होते हैं। आप
अटैकिंग है, 5 बॉलर मानते हूँ, लेकिन जब आपको पता है कि यार एक वो आप पारी छोड़ दीजिए केएल राहुल की और मयंक अग्रवाल की पार्टनरशिप, उसके अलावा आपके लिए बैटिंग में इस सीरीज में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने बीच में आकर सर वो एक अच्छी पार्टनरशिप कर दी, उन दोनों चीजों के अलावा आपके लिए बैटिंग में इसके अलावा तो कुछ अच्छा रहा नहीं है। जबकि बॉलिंग आपकी जब भी बेहतर रही है कि शार्दुल ठाकुर ने 7 विकेट ले लिए एक इनिंग में, तो मुझे और चिंता की बात लेकिन दीपक ये रही कि आखिरी दिन जिस तरह आपको अपने बल्ले गेंदबाजी पर भरोसा था कि 20 विकेट लेने की काबिलियत है और पिछले 3-4-5 साल से विदेशों में हमारी टीम 20 विकेट लेकर जीत दिलाती रही है, जब जब बैटिंग ने आपको थोड़ा सा में दिक्कत दिखी है, लेकिन आखिरी दिन वही हुआ सर। आखिरी दिन अब एक गेंदबाजों के नजरिए से भी देखिए, जबकि ये ना बोले कि उस दिन कंडीशंस जो है फेवरेबल थी, ठीक है, लेकिन सर 240 रन का जब आपके पास ना रन होते हैं आपके बॉलर्स के पास और आप टारगेट देते हो, तो आप ये कह सकते हो कि यार 240 रन कम नहीं होते, लेकिन कम होते हैं सर। जिस तरीके से 120 रन जोड़ दिए थे साउथ अफ्रीका ने, उसके बाद जहां 120 थोड़े से रन लीक हुए, 120 अगर ना जोड़ने देते आप, कंडीशंस आपके फेवरेबल लेकिन सर चौथी इनिंग वो खेल रहे थे। वही तो चीज है ना कि आपको 10 में से 9 बार तो आपके बॉलर्स मैच जिता के दे ही रहे हैं। पार्टनरशिप आपको इतने लंबे समय से आपके बॉलर्स मैच जिताते हैं और जिता के आए हैं। एक दिन आपके बॉलर कमजोर हुए, उसको देखकर लग रहा है कि यार हमारी टीम इंडिया पता नहीं कितनी कमजोर है। एक बार ही तो हुआ है ऐसा, जब पिछले कई मैचों से कई सालों से आपके बॉलर्स कमजोर दिखाई कोई ना कोई एक दिन तो आएगा ना, ऑफ कलर होंगे। हर बार ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उनको उतना कुशन ना दें और वो आपको जिता के। वहीं अगर 300 रन होते तो यार बॉलर्स के पास भी, मैं आपको एक ओवर का आइडिया दिलाता हूं, वहां पे आपने देखा होगा कि एक बुमराह के ओवर में ज्यादा रन आए और एक मोहम्मद सिराज के ओवर में 18-20 रन आ गए। उसके बाद आपके पास 40-45 रन बचे थे, तब पूरी टीम ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी ना कि अब मैच में कुछ बचा नहीं है। जबकि 40-45 रन टेस्ट क्रिकेट में इस इंडियन बॉलिंग के हमने देखा है कि कई बार मैचेस पलट देते हैं। तो आपके बॉलर्स को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मिलना चाहिए बल्लेबाजों की तरफ से कि यार आप 300, 350 रन बनाओ इस पिच पर, हम आपको मैच जिता के देते हैं। लेकिन दीपक, जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो जो बॉलिंग है वो तो काम कर जाएगी, लेकिन फिर भी जैसे सिराज के साथ हुआ, कहीं किसी का कुछ प्रॉब्लम आता है फिटनेस का, तो कम से कम ये है कि आपके पास एक बॉलर थे जिन बाकी लोगों ने कम से कम उसको कवर अप कर लिया। वही सही बात है सर। उस दिन ठीक है सिराज की फिटनेस रही और शार्दुल ठाकुर ने सर गेंदबाजी की, लेकिन सर आपको फिर फैसले लेने होंगे। फिर आप ये सोचेंगे, अब केप टाउन में थोड़ा सा कहते हैं कि स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। हालांकि आप कभी जीते नहीं हो वहां पर जी, जोहानिसबर्ग में आप कभी हारे नहीं थे इतने सालों में, और केप टाउन में आज तक कभी जीते नहीं हो। वहां भी आपने 5 मैच खेले थे, उसमें से आप 2 मैच जीते थे, 3 ड्रॉ करा के ले गए थे। पहली बार आपको वहां हार मिल गई। यहां पर केप टाउन में आप शायद 2 मैच हारे हैं या 3 मैच हारे हैं और 2 मैच आपने ड्रॉ कराए हैं। तो लेकिन वही है कि जोहानिसबर्ग में अगर वो आपका किला तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको उनका किला फतेह करने का इम्तिहान होगा। इसमें सारी बात मिलके वही आ जाती है ना कि के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर ये भी एक होगा कि विराट कोहली की टीम में वापसी होती है या नहीं होती है, क्योंकि अगेन हमने बार बार ये डिस्कस भी किया यहाँ पर कि भले ही उनके रन्स नहीं थे उस तरह से, वो फॉर्म में नहीं होते, लेकिन विराट का प्रेजेंस, बिल्कुल उस बैटिंग लाइनअप में उनकी प्रेजेंस सबसे बड़ा, बतौर कप्तान जब वो फील्ड पर होते हैं तो सामने वाली टीम पर वैसे ही प्रेशर बनाकर रखते हैं। हमारे फास्ट बॉलर्स को बड़ी कमाल की उनसे मोटिवेशन मिलती है, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा दीपक आपके हिसाब से। नहीं बिल्कुल, और विराट कोहली का तो देखिए आना सबको पता है कि यार एक तो उस टीम के कप्तान है, वो कप्तानी जो मिस की हमने पिछले टेस्ट मैच में, इवन जिस तरीके से वो गेम को बनाए रखते थे ना हमेशा से, हमने उनके रहते तो कभी ये नहीं देखा कि यार 100 रन 50 रन बाकी और टीम की बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाए। विराट कोहली ऐसे कप्तान है सर, बचे 5 रन ही होंगे लेकिन वो जोश वही रखेंगे कि यार ये मैचेस हम जीत सकते हैं, और वही चाहिए भी आपको। तो प्लस चूंकि इतने टेस्ट मैचेस में उन्होंने कप्तानी की है और हमने देखा है रिजल्ट भी आया, और इंडिया के जो सबसे सफल, सबसे कामयाब कप्तानों में अब उनकी गिनती भी है, तो उस अनुभव की तुलना हम राहुल के साथ नहीं कर सकते एक मैच के बिना पर। लेकिन कब किस कंडीशन में किस गेंदबाज को आपको लगाना है मोर्चे पर, तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हो जब एक अनुभव आपके पास होता है कि आपने इतने मैचों में किया है, वहाँ कंडीशंस ऐसी थी, वहाँ हमने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था। वो सब चीज़ें आप लगातार कैलकुलेट करते जाते हो, और प्लस जो प्रेजेंस आपने जोश और जज्बे वाली बात कही, वो तो मैदान पे उनका दिखता है। और सर कई बार कई कप्तान का अपना तरीका भी होता है कप्तानी करने का। राहुल हम उस तरीके से नहीं देखते कि वो जोश और जज्बे के साथ वो अपना शांत रहते हैं। हाँ, इवन अजिंक्य रहाणे को आप देखोगे कि वो बैलेंस बड़ा रहते हैं, फील्ड सेटअप हो वो उस तरीके से कप्तानी करते हैं। पर कई बार आपको ना सर साउथ अफ्रीका की कंडीशन में जिस तरीके से पिछला मुकाबला हुआ, कुछ हमने हिटअप मोमेंट देखे, जैसे
जैसे वो डीन एल्गर का और मोहम्मद सिराज का बीच में हुआ, या कुछ ऐसे आपके जसप्रीत बुमराह का हुआ वहां पे एंसन के साथ, तो उस दौरान विराट कोहली उस तरीके के माहौल को लाते हैं ना कि टीम का परफॉर्मेंस एक लेवल और ऊपर चला जाता है, और उस तरीके के जोश को हमने जरूर मिस तो किया है सर इस टीम ने। और विराट कोहली की बल्लेबाजी नो डाउट आप कहेंगे कि यार बल्लेबाजी चाहिए, क्योंकि जो चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने सेकंड इनिंग में आपको सेटल करके दे दिया था, वहां से टीम उस तरीके से नहीं फिसलनी चाहिए थी जो हुआ, क्योंकि मुझे लगता है हम हारे तो वो उसी दौरान हारे, अगर वहां से हमारे 50-60 रन और ऊपर लग जाते तो शायद सिचुएशन कुछ अलग होती। प्लस रहाणे और चेतेश्वर पुजारा करियर के जिस दौर से, जिस मुकाम पे खड़े हैं, जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, वहां पर उनको उन पारियों की जरूरत थी। विराट भी चाहेंगे कि वो एक लंबी पारी वहां खेलें, तो खेलने के लिए वो मौका चाहिए होगा। और अब अगर वो फिट होते हैं, आप चाहेंगे कि यार अगर चलिए हम मान के चलते हैं कि टीम इंडिया 5 ही बॉलर के साथ जाती है और उमेश यादव आ जाते हैं आपके मोहम्मद सिराज की जगह, तो आप फिर रहाणे को रखेंगे या हनुमा विहारी को रखेंगे? क्योंकि यार रहाणे देखिए ना, आप आए हैं नंबर 4 मैं तो रहाणे को रखूंगा। नंबर 4 पर रहाणे आए, उन्होंने बनाए 50 रन की पारी खेली, 50, 54 रन, 58 रन बनाए। हनुमा विहारी आते हैं आपके 6ठे नंबर पर, बैटिंग करते हैं 5वें 6ठे नंबर पर, 5वें 6ठे नंबर पर, और वहां से वो बनाते हैं आपके नाबाद 40, और वो अच्छे सॉलिड नजर आ रहे थे। तो यार हनुमा विहारी भी यही कहेंगे ना कि मैं थोड़ा ऊपर और खेलने आता, मुझे और मौका मिलता बल्लेबाजों के साथ टॉप ऑर्डर के, तो यार मैं तो यहाँ से ज्यादा रन बना के जा सकता था। मैं तो एक एंड से अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, मेरा साथ देने के लिए तो कोई नहीं था, मेरी क्या गलती, आप मुझे मौका दीजिए। नहीं, मैं तो उसमें लेकिन फिर भी रहाणे के साथ ही जाना चाहूंगा। रहाणे और पुजारा ने चूंकि रन बना दिए हैं, हालांकि पहले मेरा यही मानना था कि इनको दोनों को पहले तो आप 4 पारियों में आपने मौका दे दिया, उसके बाद इनको आप थैंक यू वेरी मच कर दीजिए और आप श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी को तीसरे मैच में खिलाइए। लेकिन चूंकि दूसरे मैच में स्थितियां बदल गई, आप हार गए, उन दोनों ने रन बना दिए, श्रेयस अय्यर अवेलेबल ही नहीं थे, तो मैं चाहूंगा कि कम से कम पुजारा और रहाणे के साथ ही आपको केपटाउन टेस्ट में उतरना चाहिए। ठीक है, लेकिन वही है ना सर कि लेकिन मुझे लगता है हनुमा विहारी को क्या बोलोगे? जोहानिसबर्ग से केप टाउन जब टीम अब पहुंच गई है, बैटिंग हमारी बॉलिंग यूनिट तो अच्छा परफॉर्म कर ही रही है, लेकिन हमारी जो बैटिंग लाइनअप है उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा सर, क्योंकि ओपनर्स देखिए अच्छा कर ही रहे हैं ऑलरेडी, बट आपका जो मिडिल ऑर्डर जिसका कंसर्न हमेशा रहता है, अगर पुजारा के रन्स आए हैं, रहाणे के रन्स आए हैं, दोनों इंडिविजुअल्स के लिए बहुत अच्छा है और वो और ज़्यादा मजबूत जाएंगे केप टाउन में। से अगली पारी में जब वो आएंगे, आपके दिमाग में उतने सवाल नहीं होंगे शायद जितना उससे पहले रहे होंगे जब आप जोबर्ग में बहुत सारा कंफ्यूजन था कि आप थोड़े रन्स लगा कर आ रहे हो, कॉन्फिडेंस इनका उतना है कि नहीं है, क्या हम चेंज कर दें अचानक से? अगर श्रेयस अय्यर अवेलेबल होते और हनुमा विहारी भी रहते तो नहीं मैं कह रही हूँ कि पुजारा और मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि पुजारे और रहाणे के लिए टीम मैनेजमेंट और खुद आपके अपने दिमाग में एक कॉन्फिडेंस, दोनों की तरफ से अब चीजें साफ है कि नहीं यार इन्होंने एक रन बना दिया, एक कॉन्फिडेंस आया होगा रहाणे के लिए भी, पुजारा के लिए भी, उनके अपने दिमाग में भी कि यार एक कॉन्फिडेंस तो आ गया। केप टाउन में आप बड़े बड़े बल्लेबाज की कप्तानी में आप खेले, आप आई थिंक 92-93 में अजहर भाई कप्तान थे, उसके बाद सचिन की कप्तानी में आप वहाँ केप टाउन में टेस्ट खेले, आप धोनी की कप्तानी में वहाँ टेस्ट मैच खेले, तो बड़े बड़े जो आपके बल्लेबाज रहे हैं भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास के, उनकी कप्तानी में आप वहाँ खेले। राहुल द्रविड़ अभी बतौर कोच आपके साथ हैं, विराट कोहली अगर वापसी करते हैं तो मुझे लगता है कि वो थिंक टैंक वो ये सोचेगा कि वहाँ पर बल्लेबाजी के लिए जो बड़ा इम्तिहान है उसको पार करना ज़रूरी है, ना सिर्फ आपके बैटिंग लाइनअप के कॉन्फिडेंस के लिए, बल्कि वो सीरीज भी अभी दांव पर है। जो इतना बड़ा मौका आपके पास है, आप 1-1 से ड्रॉ करा चुके हैं, इससे पहले इतिहास में एक ही बार हुआ है ना जब आपने ड्रॉ कराया है, तो जब अभी भी आपके पास वो मौका है कि आप जीत सकते हैं, आप इतिहास रच सकते हैं, तो मुझे लगता है वहां से आप 100% मोर देन 100% तो देना चाहेंगे। नहीं, इस बैटिंग लाइनअप में आप चाहेंगे कि सर मजबूती हो, और रहाणे पुजारा ने इवन बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन सर अब सवाल वही हो जाता है ना कि आप चाहोगे कि हनुमा विहारी ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने यार उनकी क्या गलती, इवन वो आप देखो कि इंग्लैंड में भी जब टीम थी उससे पहले काउंटी क्रिकेट वहां जाकर खेल रहे थे, और जब हनुमा विहारी को मौका मिला है उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया है। और दूसरी चीज सर अब ये है कि यार चलो अगले टेस्ट में मैं चाहूंगा कि चेतेश्वर पुजारा रहाणे को मौका मिले, बहुत अच्छा परफॉर्म करे, और बाई चांस अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर आप आगे का फ्यूचर क्या देखोगे? ऐसे तो फिर ये जो पहिया है वो चलता ही रहेगा। बट वही फाइनल डिसाइड करने के
के लिए, वो कॉल लेने के लिए आपको उनको एक फेयर चांस देना नहीं, पड़ेगा। हाँ वो देंगे। आप उनको ये उन्होंने क्योंकि अब रन्स बना दिए हैं तो आप उनको ये नहीं, राशिका मेरा ये कहना है कि अगला मैच में अगर चेतेश्वर पुजारा और रहाणे, चलिए मैं चाहूंगा, हर इंडियन चाहेगा कि बहुत अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो क्या आपको अगली सीरीज में तो फिर तो आपको यार ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि पीछे वो तो मुझे लगता है इंतजार कर सेलेक्टर्स रहे के हैं। लिए तब वो फैसला करना आसान हो जाएगा, बीसीसीआई के लिए, टीम के कोर ग्रुप के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए, कि यार अब ठीक है, हमने मौका दिया, हमने 6 पारियां खिलाई, उसमें से एक पारी में एक 50-53 रन से कुछ नहीं होता, या तो एक बड़ी सेंचुरी नहीं, वो आती। ठीक है, एक 50 के उससे आप ये नहीं कर सकते चलो यार 6 महीने हाँ। ऑल्सो मुझे लगता है कि सर हम बात लगातार अपने मिडिल ऑर्डर की कर तो रहे हैं कि पुजारा क्या कर रहे हैं, रहाणे क्या कर रहे हैं, विराट क्या कर रहे हैं, बट हमें ऋषभ पंत की भी शायद उतनी ही बात करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास भी बैक टू बैक बड़े सारे मौके आए दीपक, Chances लेकिन तो उन्होंने गंवाए हैं, वो बिल्कुल। बिल्कुल उसको गंवा रहे हैं बार बार, और जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इवन लगातार कई बहुत सवाल ऋषभ पंत को लेकर भी आ रहे हैं। सर ये भी सवाल तो उठता है ना कि ऋषभ पंत क्या, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने जिस तरीके से बोला कि उनकी बात हुई है ऋषभ पंत से और जिस तरीके का शॉट खेला, ऋषभ पंत नंबर 6 पर हमें अभी तक तो सेटल नजर नहीं आए और उनकी वो टेक्निक भी नजर नहीं आई कि तो क्या आप ऋषभ पंत की जगह रिद्धिमान साहा को देंगे मौका एक विदेश में खेलने का, जब वो कानपुर में आपको एक फंसा हुआ मैच जिताते हैं, मुंबई में जिस तरीके का वो परफॉर्मेंस करते हैं, तो अगले मैच में मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। मुझे लगता है आप ऋषभ पंत के साथ ही जाओगे। हालांकि ऋषभ पंत को फिर वही उनको ये फिर से साबित करना होगा, क्योंकि 1-1.5-2 साल में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में बहुत मैच्योरिटी कई मौकों पर दिखाई है, लेकिन उससे भी ज्यादा मौके उन्होंने गंवाए भी है। इवन आप देखोगे ऋषभ पंत का ब्रिस्बेन गाबा में जो परफॉर्मेंस है, उसके बाद उन्होंने चेन्नई में शायद मैं गलत ना हूं सेंचुरी लगाई थी इंग्लैंड जब इंडिया आई थी, और ऐसा भी नहीं है कि परफॉर्मेंस ऐसा भी नहीं है दीपक कि वो हर मौके पर ऐसे आए हो कि टीम मतलब बड़ा पैनिक हो गया हो, टीम बहुत मुश्किल में हो और उस प्रेशर में निकल गए हो, ऐसा नहीं है। कई जगह बहुत कंफर्टेबल पोजीशन थी, बस आपको खड़े रह के अपने रन बनाने थे, वो भी वो नहीं बना पाए। और कई दफा सर हमने इंग्लैंड में भी इवन देखा कि वो कई बार गलत शॉट करके, देखिए उनके साथ इंग्लैंड में जो मैंने देखा कि कई बार वो आते हैं स्टार्टिंग में उस शेल में चले जाते हैं कि यार वो डॉट्स बॉल बहुत खेलते हैं, वो अपने स्ट्राइक रोटेट ही नहीं कर पाते, या तो वहां फंस जाते हैं या फिर वो आते ही सोचते हैं कि यार मैं अटैकिंग क्रिकेट खेलूं, तो वहां फंस जाते हैं। उनको भी समझना होगा कि यार ठीक है आप शॉट्स लगाइए, पर उन गेंदों पे लगाइए जिनको आप मार सकते हो, क्योंकि मुश्किल परिस्थितियों में अगर आपको हल्की बॉल मिलती है तो आप जरूर उस पर रन बनाओ। अब आपको हाफ वॉली मिलेगी, आप उस पर जरूर शॉट खेलोगे ना, लेकिन आप जबरदस्ती शॉर्ट पिच बॉल पर आके आप जबरदस्ती सोचोगे कि यार मैं मिड विकेट से मार दूं या फिर मैं कुछ इधर उधर शॉट लगा लूं, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और हमने देखा कि कोई अपना विकेट नहीं गंवाना चाहेगा, लेकिन फिर भी हर बार अगर ये एक्सक्यूज कोई दे दे इनकी तरफ से कि उनका गेम ही वही है, उनका नेचुरल तरीका ही वही है, वो रॉन्ग है, सही बात है। हर बार आप वो चीज बोलकर एस्केप नहीं कर सकते। हालांकि विकेट कोई गंवाना नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी शॉट सिलेक्शन कंडीशंस आपको समझनी होगी, टीम में आपका रोल उस समय क्या है। तो सबसे बड़ी बात सर सिचुएशन आपकी टीम की कहां पर आपको सर गेम भी चलाना पड़ेगा ना। कई दफा हम देखते हैं ऋषभ पंत के साथ एक तो चौके मिल जाते हैं उन्हें उस ओवर में, तो आप उस ओवर में अगर आपने 2 चौके निकाल लिए तो आप वक्त लीजिए, स्ट्राइक रोटेट कीजिए, फिर आइए अगले ओवर में। हमने देखा है उनको कि 1-2 बाउंड्री आने के बाद वो फिर अगली बॉल पर बाउंड्री के लिए जाते हैं और वहीं पे वो ज्यादातर आउट हो जाते हैं। हैरी फैंटास्टिको हैं, वो कह रहे हैं कि डोंट वरी, विराट विल बी बैक फॉर द लास्ट गेम एंड इंडिया विल विन सीरीज एंड ग्रेट कवरेज। चले ये तो बहुत बड़ी अच्छी खबर होगी इंडिया के लिए और विराट के लिए भी। ग्रेट कवरेज इवन इन कोविड राइजिंग सिचुएशन। हैशटैग लिखा है उन्होंने कि थैंक यू स्पोर्ट्स तक, स्पोर्ट्स टुडे। थैंक यू जी, थैंक यू। हम लोग यहाँ आते हैं और आप लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के ये सब। नहीं, आप लोग भी सतर्क रहें, सावधान रहें और बिल्कुल। और इस टाइम पे तो देखिए देश की जो ध्यान रखने की जरूरत है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, तो प्लीज मास्क पहनिए और सैनिटाइज कीजिए, अपने पास सैनिटाइजर रखिए हमेशा, और जो भी एहतियात है वो बरतिए, क्योंकि हम लोग का भी इधर कैमरा ऑफ होता है, उधर मास्क ऑन होता है। बिल्कुल, हमने देखिए अभी जस्ट मास्क उतारे हैं और इवन इसके बाद हाथ सैनिटाइज करेंगे पूरा और उसके बाद मास्क अपने जरूर। नहीं, वो बहुत जरूरी है। सही बात है। रतिंदर आ गए हैं दीपक आपके फैन, वो कह रहे हैं हंस के दिखा दीजिए। वाह दीपक की हंसी तो अरे रतिंदर जी यार हंसते ही रहते हैं हम लोग, तो आप भी हंसा करिए। विजय जी का सवाल है कि स्पोर्ट्स तक प्लीज आंसर मी कि रहाणे पुजारा इंक्लूड होंगे या फिर कोई और। उसी पर बात कर रहे हैं हम विजय जी, बट हमारे मुझे ये लगता है कि होंगे। दीपक को लगता है कि शायद नहीं होना चाहिए ऐसा। किनको सर? कि रहाणे और पुजारा।
मुझे लगता है आपके कि हिसाब से सर को हनुमा जगह विहारी मिलनी को जगह जरूर बननी चाहिए, चाहे आप वो किसी भी तरीके से बनाए। इवन आप 3 तेज गेंदबाज लीजिए, अश्विन को लीजिए। और मुझे तो देखिए सच बताऊं, मैं फर्स्ट डे से ही कह रहा था कि मैं इन कंडीशंस पे अपनी थोड़ी बैटिंग लंबी रखना चाहूंगा, और मुझे अभी तक वही चिंता खली है कि बैटिंग अगर लंबी होती ना तो आपका हारने का जो परसेंटेज होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। आप सेफ खेलते हो ना, आप कोई भी यही चाहेगा ना कि सर हम 2-1 से सीरीज हारने से अच्छा है कि 1-1 से एटलीस्ट ड्रॉ कर दे और जीते, या तो जीते या ड्रॉ हो जाए वो मैच। शौर्य सिंह का भी वही सवाल है ऋषभ पंत को लेकर, वो भी थोड़ा सा वरिड है। उनका कहना है कि ऋषभ शुड बी अ टीम प्लेयर। मतलब दिव्यांश देवगन ने भी हम तीनों को टैग करके सवाल पूछा है इसी से रिलेटेड। उनका कहना है कि क्या संजू सैमसन को इंडिया का विकेट कीपर बनाना चाहिए पंत की जगह? किसमें? टेस्ट क्रिकेट में? जी, टेस्ट क्रिकेट में तो दूर दूर तक नहीं है संजू सैमसन। अभी तो आप ही में देखिए केएस भरत थे, जिस तरीके से उन्होंने कीपिंग की उस लूप में। और सर यंग में तो मुझे केएस भरत ही ऋषभ पंत के बाद दिख रहे हैं, क्योंकि रिद्धिमान फ्यूचर की अगर आप बात करें, आप उनके साल 1-2 साल और क्रिकेट खेल सकते हैं। फिलहाल देखिए रिद्धिमान साहा है पंत की जगह, और अगर रिद्धिमान साहा के रिप्लेसमेंट की बात आती है तो उसके बाद इवन ईशान किशन इंडिया ए का जब टूर हुआ था साउथ अफ्रीका का, एक आधी इनिंग उन्होंने अच्छी खेली थी, तो वो जब भी हो सकते हैं एक विकल्प आपके। अरमान खान का सवाल है कि क्या मोहम्मद सिराज का कंफर्म है कि वो थर्ड टेस्ट नहीं खेलेंगे? नहीं, अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, और मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में शायद कुछ संकेत ऐसे मिले, क्योंकि टीम मैदान पे आएगी और खिलाड़ी चूंकि मीडिया से बात भी करेंगे। केप टाउन पहुंचे हैं जी। तो फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस होगी है ना, तो पता चलेगा कौन खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, मीडिया से बातचीत होगी। पिछले मैच में भी देखिए हम लोग ये लगातार डिस्कस कर रहे थे, वो खेले तो सही, लेकिन हम बात कर रहे थे कि वो उतने वैसे नहीं लग रहे हैं जैसे मोहम्मद सिराज आमूमन लगते हैं। फील्ड पे बड़े अग्रेसिव तो वो नजर आए, जोश में रहते हैं। हाँ सही में। और ये भी एक असर रहा कि सर जो हमारे बॉलर मोहम्मद सिराज हों, चलो पहले इनिंग में तो सर भुना ही लिया शार्दुल ने, लेकिन दूसरे इनिंग में जरूर कमी तो खली सिराज की हमें। और कुछ सवाल? अमोक का सवाल है शार्दुल पे। अमोक कह रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर वहां पर कैसे इतने सक्सेसफुल हो गए जहां पर हमारे नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह भी नहीं चल पा रहे थे। ऐसा क्या है शार्दुल के? शार्दुल को इस पूरी टीम में, इस पूरी जो हमारा बॉलिंग अटैक है उसमें ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए जाना जाता है। जिस भी वो टूर पे जाते हैं, मैन विथ गोल्डन आर्म बोलते हैं ना उनको। हाँ, तभी तो सर उनको लॉर्ड शार्दुल बोलते हैं। इस ठाकुर के दोनों हाथ हैं। वही तो दोनों हाथ, एक हाथ बल्लेबाजी करना जानते हैं, एक हाथ से बैटिंग करते हैं, ये बॉलिंग करते हैं। मुझे लगता है बैट्समैन भी जो, और थोड़ा सर मुझे उस दिन ये भी लगा ना कि उनको वक्त भी गेंदबाजी का ज्यादा मिला। इवन वो चौथे बॉलर के तौर पर टीम में सिराज खेलते हैं, और जब सिराज के एब्सेंस में वक्त ज्यादा मिला, और मोहम्मद शमी जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, बुमराह जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, साउथ अफ्रीका भी थोड़ा सोच रहा होगा कि यार शार्दुल क्या वो एक गेंदबाज हो सकते हैं जिनके खिलाफ हम थोड़ा सा रन बनाए। और मुझे लगता है कि वहां उन्होंने जहां चांस लेने की कोशिश की वहां वो विकेट भी देते चले गए। और उसमें कई बार क्या होता है कि जो आपके मेन दूसरी टीम वाले जो मेन आपके स्ट्राइक बॉलर होते हैं ना, आप उनके अगेंस्ट ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, उनके अगेंस्ट ज़्यादा प्रिपरेशंस करते हैं, और अचानक जब आपके पास एक ऐसा बॉलर आ जाता है जिसको आपको लगता होगा यार ये तो बीच में 5-10 ओवर के एक स्पेल के लिए आएगा, ज़्यादा गेंदबाजी कर रहा है, ज़्यादा अच्छी लाइन से कर रहा है, और एक तरह से आउट ऑफ सिलेबस। सर पहले इनिंग में शमी ने जिस तरीके से प्रेशर बनाया ना, शमी और बुमराह ने हालांकि दोनों तरफ से प्रेशर बना के रखा, और उस प्रेशर में कई बार ये होता है कि आपका विकेट ले उड़े शार्दुल। नॉलेज अड्डा का सवाल है कि अहमदाबाद और लखनऊ की टीम कब आएगी? अहमदाबाद को तो नहीं बता सकती, लखनऊ का बताइए। लखनऊ वाली जो टीम है वो तो अपना नाम ढूंढने में लगे हुए हैं इस वक्त। अगर आप उनकी सोशल मीडिया पर जाइए, नाम बताइए, हैंडल है उनका, इंस्टाग्राम हैंडल है, उन पे वो और पूछ इनाम रहे हैं कि फैंस जो है वो नाम बताएंगे, तो आप अपना नाम सजेस्ट करिए उनको, क्या पता कि आपका नाम उनको पसंद आ जाए और वो रख लें। अरमान कह रहे हैं कि आई कांट वेट फॉर विराट कोहलीज 100। कोई भी वेट नहीं कर पा रहा सर, खुद विराट को भी इंतजार होगा। विराट खेले 100 हो जाए और टीम जीत भी जाए, और वही तो सर, इसका इंतजार तो फिर 2 साल हो गए विराट की सेंचुरी को। आएगा। देखिए अब लास्ट टेस्ट है, इस मैच में खेले साउथ अफ्रीका। दीपक राजहंस हैं, वो पूछ रहे हैं कि उमेश यादव क्या नेक्स्ट मैच में प्लेइंग 11 में होंगे? उसी पर बात की हमने
दीपक जी की यहाँ सिराज पर की अगर- रिपोर्ट का इंतजार है और अगर सिराज अनफॉर्चुनेटली इस मैच में नहीं खेलते हैं तो फिर शायद उमेश यादव को ईशांत शर्मा की जगह तरजीह मिल सकती है, उनको आप 11 में देख सकते हैं। ईशांत शर्मा से पहले जी। ऐसा तो नहीं आप ईशान को खिला दोगे? किसको? ईशांत ईशांत शर्मा देखिए ऐसे ही मतलब, अब वही एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, ये तो सर डिसीजन है कि हालांकि मुझे भी लगता है कि उमेश को ही यादव ज्यादा बेहतर रहेंगे इस कंडीशन में भी। और उमेश यादव ने सर आप देखिए ना, उनके साथ ये रहा है कि वो उस कोर ग्रुप का हिस्सा है जिसमें उनसे बेहतर अगर 4-5 गेंदबाज देखें, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, इवन अब 1 साल से थोड़ा सा ऑफ कलर हुए, उसके अलावा आपके मोहम्मद सिराज आए, भुवनेश्वर कुमार होते थे, तो जब जब मौका मिला उनको, ज्यादा विदेश में खेलने का मौका नहीं मिला उमेश यादव को, और लेकिन जब भी वो इंडिया में भी खेले हैं ना तो उन्होंने विकेट निकाल कर दिए हैं, और वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है आपके, वो विकेट निकाल कर देते हैं उमेश यादव। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे टाइम पे खेले ना जबकि आपके पास ईशांत, आपके पास अभी तो सिराज भी आ गए, उससे पहले आपके पास लगातार शमी और बुमराह, और उससे पहले भुवनेश्वर कुमार। सही बात है। तो इंडिया का जो पेस अटैक रहा है ना वो बड़ा सॉलिड रहा है इस दौरान। परम शाह का सवाल है, अगर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे केप टाउन में परफॉर्म नहीं करते हैं लेकिन इंडिया मैच जीत जाती है तो क्या अगले टेस्ट सीरीज में श्रीलंका के अगेंस्ट जो होनी है उसके लिए उनको मौका मिलेगा या नहीं? उसकी जगह आप उनको मौका दीजिए जिनको इंतजार है। हनुमा विहारी बाहर बैठे हैं, आप लगातार देखें, आप श्रेयस अय्यर को अभी मौका ही नहीं मिल पा रहा है। श्रेयस अय्यर सर वही है ना, श्रेयस अय्यर के लिए तो दूसरे टेस्ट मैच में उन्हें मौका मिलता, पर वो सिचुएशन ऐसी रही, और कोई भी खिलाड़ी चाहेगा, लेकिन हनुमा विहारी के साथ आप ये है ना कि सर उनका भी एक जो करियर है वो बीच में फंसा हुआ है। आप देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने जब जब मौका मिला अच्छा किया, और वो भी चाहेंगे कि यार मैं उस स्लॉट पर खेलूं, और उनके लिए जो स्लॉट फिट होता है वो नंबर 5-6 का ही पोजीशन स्लॉट फिट होता है, वो उसके अलावा और कहीं बल्लेबाजी करते हुए ज्यादा कंफर्ट, क्योंकि जो नंबर 3 की पोजीशन होती है ना सर, वहां पे आपको होता है आपको कई बार नई बॉल भी खेलना पड़ जाता है। ज्यादातर आपको नई बॉल खेलने को मिल ही जाती है, क्योंकि आपका अगर ओपनर एक भी चला गया तो आप तो नई बॉल पे सामने आ ही गए। और हनुमा विहारी का करियर हमने आमतौर पर देखा है कि वो नंबर 4, नंबर 5 पर, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट देखो चाहे इधर देखो, वहीं पे बल्लेबाजी करते हैं और वहां उनका एवरेज अच्छा भी रहा है। तो हनुमा विहारी मुझे लगता है कि इस टेस्ट टीम में अगर रहाणे नहीं जाते तो उनके बाद वो विकल्प हो सकता है। श्रेयस अय्यर को आप जरूर रखिए अपनी टीम में, और इन फ्यूचर अगर आप चेतेश्वर पुजारा की जगह देखेंगे तो यार मयंक अग्रवाल, कल को रोहित शर्मा वापस आते हैं, केएल राहुल ओपनिंग करते हैं, तो मयंक अग्रवाल कहेंगे यार मेरी क्या गलती है, बिल्कुल बिल्कुल। ऋषभ पंत से लोग मैं देख रही हूँ बड़े खफा हैं, बहुत सवाल हाँ उनसे जुड़े आ रहे हैं। ज्यादातर सवाल उन्हीं पर है, जैसे बप्पी कुंदू जी हैं, वो कह रहे पंत की जगह क्या साहा को चांस देना चाहिए? लगातार सवाल देखिए बिल्कुल उठ तो रहे हैं सर, क्योंकि जो तकनीक की जरूरत होती है आपको वक्त लेना पड़ता है साउथ अफ्रीका कंडीशन में, और ऋषभ पंत को सर अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे ही एक बल्लेबाज कम हो जाता है, और नंबर 6 पर आकर अगर ऋषभ पंत इस तरीके से बैटिंग करेंगे तो फिर कैसे जीतेगा इंडिया? कैसे रतन कुमार जी का कहना है कि आई थिंक इंडिया शुड गिव केएस भारत मोर अपॉर्चुनिटीज इन टेस्ट क्रिकेट एंड पंत शुड बी इन ओडीआई एंड टी20। केएस भारत, सही बात है सर, आपके रश का इवन नहीं, आपको फ्यूचर के लिए है देखना आपको। पड़ेगा। अब चलिए आप रिद्धिमान साहा को खिलाओगे तो रिद्धिमान साहा आपके इस टीम में होते हैं, तो केएस भरत को भी आप जरूर अपने टीम में रखिए, क्योंकि आप वो भले ही खेलने को मौका ना मिले पर वो उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहेंगे। इवन कानपुर में आपने देखा ना कि रिद्धिमान साहा भले इंजर्ड हुए तो वहां केएस भरत ने जिस तरीके से कीपिंग की और उनका नाम हुआ, वो कई बार एक खिलाड़ी को बड़ा कॉन्फिडेंस देके चली जाती है, उस ड्रेसिंग रूम के माहौल में वो रम जाते हैं थोड़ा सा, तो फिटनेस इश्यूज भी होते हैं, तो आपके पास 2-3 कीपर्स का ऑप्शंस रहते हैं। तो और केएस भरत ने सर बैटिंग भी बड़ी अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट में की है ना, इवन आईपीएल में आप देखिए जो आरसीबी के लिए खेले तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो केएस भरत, मुझे लगता है कि ये वाला आईपीएल इवन केएस भरत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके करियर के लिहाज से। जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी उनपे कोई टीम बड़ा दाव लगाएगी ही लगाएगी, और जिस भी टीम से खेलते हैं वो उनके अंदर काबिलियत है कि वो बड़े स्कोर करें। तो चलिए, तो मुझे लगता है कि अभी के लिए हमने सारे सवाल ले लिए, और जाने से पहले आपको जरूरी बात याद दिला दे कि टेस्ट मैच शुरू होने से पहले हाउस पे एक नजर जरूर आपको डालनी है, क्योंकि लगातार वहां पर और दूसरी लीग्स भी चल रही जिसमें आप टीम बना सकते हैं, लेकिन इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम
आप अभी से तैयार करनी शुरू कर दीजिए, कैलकुलेशंस करनी शुरू कर दीजिए कि कौन आपको किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, कौन आपको कितने पैसे वहां पर जितवा सकता है। तो हाउसएट को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए। राशिका, आपको कबड्डी काफी में कुछ वहाँ आप पर अपनी देखने को टीम मिलता है। जरूर बनाइए। कबड्डी के मैदान में कल एक वरदान सर ने बिल्कुल। वीडियो किया था, उसको आपने नहीं देखा हो तो देखिए। उसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से अनूप कुमार की टीम को अगर आप हराओगे ना तो आपको कितना फायदा होगा। डबल कैश तो मिलेगा ही और 3000 का साइन अप बोनस है। वाह, तो कबड्डी में भी आप अपनी टीम बना सकते हैं हाउसएट पे। और आपके पास मैच ही मैच है, बस खेलने वाला होना और चाहिए। इसके हाइलाइट्स होना आप चाहिए, पैसे कमाने इसके वाला हाइलाइट्स होना कहाँ देख चाहिए। सकते हैं आप? हाइलाइट्स आप ये स्पोर्ट्स highlights तक आप ऐप देख पे सकते हैं। देखेंगे। स्पोर्ट्स तक ऐप स्पोर्ट्स पर। तक हाँ ऐप, देखिए, स्पोर्ट्स तक ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं किया है हमें फीडबैक भी दीजिए, हम आपसे सही बात लगातार कहते हैं। और YouTube पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी घंटी दबा जरूर दीजिए और बजाइए। फेसबुक पे स्पोर्ट्स तक के पेज को फॉलो कर लीजिए। और जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो अपना ख्याल रखिए और मास्क ऊपर बराबर रखिए। थैंक यू।